Hello everyone, welcome again to live session of monologue classes of Dinesh Kumar, and I will take today's the Hindu news analysis. Today is 22nd November 2023. Now we come to first news. Netanyahu Hamas chief hint at deal on Gaza truce. तो बेसिकली यहाँ पर जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और हमास चीफ के बीच में एक डील की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जिस डील का क्या जिसे एक एग्रीमेंट की पॉसिबिलिटी है, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा कि दोनों तरफ से जो भी हॉस्टेज हैं या कैप्टिविस्ट हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ लोग जो है अराउंड 200 पीपल को हॉस्टेज बनाया था हमास ने जब उसने अटैक किया था 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर। साइमल्टेनियसली कुछ एप्रीहेंशन ये है और कुछ न्यूज ये है कि कुछ हॉस्टेजेस जो हैं इसराइल के पास भी हैं पैलेस्तीन लोगों के, यानी कि कुछ पैलेस्तीनियन लोगों को इसराइल ने भी हॉस्टेज बनाया। अब दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होने वाला है जिससे कि वो एक दूसरे के हॉस्टेज को रिलीज कर देंगे और जो ये वार है इस पे पॉज लग जाएगा, ठीक है। सीज तो अभी शायद नहीं हो पाएगी, वो सब्सिक्वेंटली उनके एग्रीमेंट पे डिपेंड करेगा। नाउ एट ब्रिक्स समिट चाइनीज प्रेसिडेंट कॉल फॉर इमीडिएट सीज फायर इन गाजा। तो जो ब्रिक्स है उसमें all parties involved in the Israel-Palestine conflict should immediately cease fire and suspend hostilities, Chinese President Xi Jinping said. तो वो ब्रिक्स को एड्रेस कर रहे थे चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, तो उन्होंने कहा कि जो भी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं वो उसको रोके, यानी कि गाजा में सीज फायर होना चाहिए। गाजा में सीज फायर जो है इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक गाजा में सीज फायर नहीं होगा जब तक इस वार के आगे बढ़ने के चांसेस भी होंगे और ये जो है इंटरनेशनल पीस के लिए या एशिया में पीस के लिए अच्छा नहीं है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। इजराइल लिस्ट लश्कर तोयबा एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे देश में 26/11 को लश्कर तोयबा ने एक अटैक किया था और इंडियन गवर्नमेंट ने इजराइल से इस रिगार्डिंग कोई रिक्वेस्ट नहीं की, ठीक है। लेकिन इजराइल ने स्वो मोटो ही इस टेररिस्ट ग्रुप को एक टेररिस्ट की कैटेगरी में रख दिया है अपने देश में, ठीक है। जबकि हमने अभी हमास के बारे में कोई हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। Despite not being requested by the government of India to do so, the state of Israel has formally completed all necessary procedures and has satisfied all required checks and regulations to result the introducing Lashkar-e-Toiba into the Israel list of illegal terrorist organization, ठीक है। तो यहाँ पर इजराइल ने लश्कर-ए-तोयबा को जो एक पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप है उसको टेररिस्ट की लिस्ट में रख दिया है और ऐसा इजराइल ने सुओ मोटो किया है। उस पर इंडिया ने या उससे इंडिया ने कोई रिक्वेस्ट भी नहीं की। चाइनीज प्रीमियर लिंग क्वेंग टू अटेंड G20। तो जो चाइना की फॉरेन मिनिस्टर हैं और ये स्पोक पर्सन भी हैं माओ निंग, इन्होंने G20 को समिट को ये अटेंड करेंगी, ठीक है। अब G20 में क्या होगा? इन द फेस ऑफ वॉलेटाइल इंटरनेशनल सिचुएशंस, तो यहाँ पर जो G20 है, G20 में जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उन सबको अच्छी तरह से सॉल्व करने की बात की जाएगी। अब ग्लोबल चैलेंजेस क्या है? तो ग्लोबल चैलेंजेस, सबसे बड़ा ग्लोबल चैलेंजेस है क्लाइमेट चेंज या वी कैन से दैट द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को हम आगे भी एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नाउ आउट ऑफ जेल ऑन फरलो, राम रहीम हेड्स टू यूपी आश्रम एड्रेसेस हिज फॉलोअर। अब यहाँ पर जो गुरमीत राम रहीम है इज कन्विक्टेड इन द
रेप केस, और अभी ये फरलो पर बाहर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो टर्म यूज की गई हैं। एक टर्म यूज की गई है पैरोल और दूसरी टर्म यूज की गई है फरलो। ठीक है, अभी इनको 21 डेज की फरलो मिली है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि फरलो क्या होती है और पैरोल क्या होती है। देखिएगा, जब कोई पर्सन किसी ऑफेंस में कन्विक्ट हो जाता है, और कन्विक्ट वो काफी लंबे समय के लिए होता है, मान लो किसी को 10 साल की इम्प्रिजनमेंट मिली या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली, तो ऐसी सिचुएशन में उस एक्यूज्ड पर्सन के भी कुछ राइट्स होते हैं। एक्यूज्ड पर्सन के कुछ राइट होते हैं। अब वो राइट से संबंधित ये दो टर्म है, एक है फरलो और दूसरा है पैरोल। पैरोल क्या होता है कि पैरोल जो दी जाती है वो एक्यूज्ड पर्सन की रिक्वेस्ट पर दी जाती है। ठीक है, और इन सब दोनों से फरलो और पैरोल से संबंधित प्रोविजंस जो है हम सेक्शन 432 सीआरपीसी में देख सकते हैं। ठीक है, सो यानी कि प्रोविजंस रिगार्डिंग फरलो एंड पैरोल कैन बी रेफर्ड फ्रॉम सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी, और दूसरा है प्रिजन एक्ट। ठीक है, तो जो सीआरपीसी है वो एक जनरल कानून है इस पे, और प्रिजन एक्ट जो है वो एक स्पेशल लॉ है। ठीक है, नाउ अब अगर कोई पर्सन बहुत लंबे समय से इम्प्रिजनमेंट में है या जेल में है, तो वो पैरोल के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। अब पैरोल उसको ग्रांट की भी जा सकती है या नहीं भी की जा सकती है। मतलब इवन इफ उसके पास कुछ जेन्युइन रीजन है पैरोल उसको दी जाए, स्टिल उसकी पैरोल के एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इसका पॉइंट क्या हुआ कि पैरोल कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। पैरोल कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट, इसको मैटर ऑफ राइट की तरह क्लेम नहीं किया जा सकता। अपोजिट अगर हम उसके देखें फरलो, तो ये एक मैटर ऑफ राइट दी जाती है, मैटर ऑफ राइट। तो यानी कि फरलो को डिनाई नहीं किया जाता। फरलो कब किस ग्राउंड पे जाती है, जैसे मान लिया इसका मेन पर्पज ये है कि कोई पर्सन काफी दिन से अगर जेल में है, तो वो ताकि अपने घर जाके अपनी फैमिली को मेंटेन कर सके, अपने जो सोशल रिलेशन है उसको मेंटेन कर सके। अब ये सोशल रिलेशन या फैमिली रिलेशन मेंटेन करने की बात जो आती है, ये है, इसके रेलिवेंस लॉ में ये है कि हम इंडिया में रिफॉर्मेटरी थ्योरी फॉलो करते हैं। रिफॉर्मेटरी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। तो रिफॉर्मेटरी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट क्या कहती है? इस थ्योरी के अनुसार ये माना जाता है कि कोई भी पर्सन जब कोई अपराध करता है, तो वो कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ही अपराध करता है। ठीक है, और वो जानबूझकर अपराध नहीं करता, इसलिए उस पर्सन के सुधरने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो सरकार को, कम्युनिटी को, सबको ये करना चाहिए कि उस पर्सन को एक अपराधी की दृष्टि से ना देखा जाए, बल्कि उसको सुधरने के चांस भी दिए जाने चाहिए। क्योंकि अगर उसको हम सोसाइटी में उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे और उसके अगर सुधरने के चांसेस होंगे, तो उस सिचुएशन में वो उसके लिए बेटर होगा और वो सोसाइटी में एक अच्छा पर्सन बन जाएगा, और सब्सिक्वेंटली वो क्राइम भी नहीं करेगा। ठीक है, तो फरलो एज ए मैटर ऑफ राइट दी जाती है और पैरोल एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं दी जाती। अच्छा, जो फरलो में जितने भी टाइम की उसको फरलो दी जाती है, मतलब किसी को 1 महीने की फरलो दी गई, 10 दिन की फरलो दी गई, तो ये जो है उसकी सजा में से रेमिशन माना जाता है। तो मतलब सजा उतनी ही कम मानी जाती है। चीफ मिनिस्टर शुड बी द चांसलर ऑफ ऑल वेरासिटीज स्टेलिंग। तो बेसिकली ये जो न्यूज है ये तमिलनाडु से है, और तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं स्टालिन, रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी चली हुई है, और वो तमिलनाडु में भी चली हुई है, रिगार्डिंग द बिल, जिस पे कल हमने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन डिस्कस किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भी कोई भी बिल जो पास किया जाएगा, वो गवर्नर को, अगर उसको गवर्नर वापस भेज देता है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ मनी बिल। और जो मनी बिल है, दीज आर पास्ड
these are passed on the or these are introduced in the house on the recommendation of president। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर इशू है हमारे। तो उसी की लाइन में ये आज की न्यूज़ है कि जो तमिलनाडु है, जनरली क्या है कि हमारे देश में जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं और वाइस चांसलर हैं वो गवर्नर होते हैं। ठीक है, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में विजिटर होते हैं, विजिटर। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो विजिटर होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, अब लेकिन कुछ स्टेट इस तरह के कानून पास कर रहे हैं कि जो वहां पर जो गवर्नर जो वाइस चांसलर होते हैं, गवर्नर को रिप्लेस करके चीफ मिनिस्टर को वाइस चांसलर बना दिया जाए। अब उसके पीछे रीजन ये है रीजन ये है कि भाई अगर कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को सॉरी, रीजन ये है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ मैंडेट मिला या लोगों ने उस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट किया और उसको पावर दी, ठीक है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी इच्छा के अनुसार न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला सकती है ना, और एजुकेशन प्रोवाइड करा सकती है। अब एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए अगर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर गवर्नर है, तो गवर्नर जनरली क्या है, गवर्नर एक नॉन इलेक्टेड पोस्ट है। ठीक है, और इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। ठीक, जनरली ये जो डिसीजन एक्ट करते हैं वो वैसे तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर एक्ट करते हैं, लेकिन समटाइम इट इज आल्सो कंसीडर्ड एट एज दैट द गवर्नर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर इन स्टेट। गवर्नर जो होता है वो सेंटर का स्टेट में रिप्रेजेंटेटिव होता है, और कई बार जो गवर्नर हैं उन पर ये एलिगेशन भी लगते हैं कि गवर्नर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके हिसाब से काम करते हैं। जैसा कि अभी आपने हमने देखा कि 2-3 स्टेट्स में, तमिलनाडु, केरला और इसमें पंजाब में, जहाँ पर के जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी को बिलोंग करती है वो नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो गवर्नर्स है उन्होंने बहुत सारे बिल पर साइन नहीं किया। तो इस तरह के एलिगेशंस गवर्नर पे लगते हैं। तो यहाँ पर तमिलनाडु में ये बिल पास किया गया है कि भाई जो ऑल द यूनिवर्सिटीज हैं उनके वाइस चांसलर सीएम हो, ना कि गवर्नर। ऐसा स्टेट लेजिस्लेचर के पास राइट होता है कि वो ऐसा कर सकती है। हाई कोर्ट सेज सरोगेसी यूजिंग डोनर गैमेट्स कैन नॉट बी प्रोहिबिटेड एज कंडीशन इन कंसेंट फॉर्म। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने इस न्यूज में ये कहा है कि अगर कोई पर्सन सरोगेसी के लिए ऑलरेडी अलाउड है, ठीक है, तो जो कंसेंट फॉर्म है, कंसेंट फॉर्म में आप इस तरह की कंडीशन नहीं लगा सकते कि आप इसमें कंसेंट दो, क्योंकि जो अगर किसी काम के लिए लॉ अलाउ करता है, अगर लॉ ने किसी को ये अलाउ किया है कि वो कोई फीमेल सरोगेट हो सकती है, ठीक है, तो वहां पर कंसेंट फॉर्म के द्वारा उसके इस राइट को नहीं लिया जा सकता। तो इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने जो सरोगेसी एक्ट है या जो कंसेंट फॉर्म है उसको इलीगल नहीं डिक्लेयर किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर अभी पेंडिंग है, और जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस मैटर पर फाइनल डिसीजन आएगा तभी ऑनरेबल कोर्ट भी इसमें कहेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग उन्होंने ये कहा है कि अगर कंसेंट फॉर्म है तो कंसेंट फॉर्म में कुछ इस तरह की कंडीशन नहीं लगाई जा सकती जो कि मेन लॉ के प्रोविजंस को वायलेट करे। नाउ OECD रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। तो बेसिकली क्या है, OECD की जो फुल फॉर्म होती है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशंस एंड डेवलपमेंट। तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशंस एंड डेवलपमेंट, OECD। ये एक बॉडी बनी, और इस बॉडी ने का मेन टारगेट क्या था, जब ये बॉडी बनी तो इसमें ये रेजोल्यूशन लिया गया कि जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो $100 बिलियन का फंड जनरेट करेंगे, ठीक है, एवरी ईयर। ठीक है, और ये फंड जो है डेवलपिंग कंट्रीज इसको यूज करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग, रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। क्यों? क्योंकि जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं अभी तो इनका उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और अगर वो डेवलप्ड अपने आप का डेवलपमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली उनको
इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्री का सहारा लेना पड़ेगा। बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के डेवलप्ड कंट्री वो नहीं बन पाएंगे। अब जब वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज पर्टिकुलर देश में होंगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो फिर क्लाइमेट चेंज भी होगा, क्लाइमेट को भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर आज भी बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं और वो अब भी बहुत ज्यादा कार्बन एमिट करते हैं। तो इसलिए ये रेजोल्यूशन लिया गया कि ये जो रिच कंट्रीज हैं और डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो $100 बिलियन पर ईयर के हिसाब से रिजर्व करेंगी। किस पर्पज के लिए? क्लाइमेट चेंज को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये जो टारगेट है ये पूरा नहीं हो पा रहा है। The report said that the developed countries mobilized 89.6 billion in 2021। तो यहाँ पर 89.6 बिलियन ही हुए, जबकि टारगेट क्या था? 100 बिलियन का। Adaptation fell by 14% in 2021 compared to 2020। तो यानी कि 2021 में और भी कम फंड इन्होंने जनरेट किया। अब ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो नेक्स्ट सीओपी है हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, इट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन यूनाइटेड अरब अमीरात नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे, ये सारे मैटर्स वहां पर डिस्कस किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स टू ब्रिंग चिल्ड्रन इनटू एडॉप्शन पूल। ठीक है, अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी हमारे चाइल्ड हैं, ठीक है, और वो अगर गवर्नमेंट हाउसेस में है ना, केयर प्रोटेक्शन हाउस में, रिफॉर्मिंग हाउसेस में है, ठीक है, या ऑर्फनेज में है। अब अगर कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको ऑनरेबल कोर्ट ने एक टर्म दी है, कौन सी टर्म दी है? अनफिट पेरेंट्स। अनफिट पेरेंट और गार्डियन शुड बी आइडेंटिफाइड एंड ब्रॉट इनटू द एडॉप्शन पूल। तो उन्होंने कहा है कि ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करो जिनके जो पेरेंट्स हैं वो अनफिट हैं या जिनके गार्डियन जो है वो अनफिट है। अब कोर्ट ने अनफिट पेरेंट को डिफाइन किया है एज समवन हु इज अनेबल और अनविलिंग फॉर पेरेंटिंग। तो अनफिट पेरेंट या गार्डियन में कौन आएगा? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अनेबल है, अनेबल का मतलब करना चाहता है लेकिन उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है या वो करना ही नहीं चाहता पेरेंटिंग। indulging in drugs or alcohol abuse, known to have abused or neglected the child, या तो वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है या बच्चों को नेगलेक्ट किया है, हैविंग ए क्रिमिनल रिकॉर्ड, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और मेंटली अनसाउंड है या उसको खुद केयर की आवश्यकता है। तो ये सारे अनफिट पेरेंट्स है। अब ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन क्या दी है? ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसे सभी जो चाइल्ड है उनको कलेक्ट किया जाए और एक एडॉप्शन पूल बनाया जाए। अब एडॉप्शन पूल में सारे बच्चों को एक पर्टिकुलर स्थान पे लाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो अदर पेरेंट्स हैं यानी कि जो किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं वो यहीं से इनको अडॉप्ट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा एडॉप्शन पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो एडॉप्शन है हमारा, एक तो होता है जो एडॉप्शन जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। तो ये जो है जेंडर न्यूट्रल है, ये यहाँ पर रिलीजियस न्यूट्रल होता है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कोई भी हिंदू या मुस्लिम किसी दूसरे धर्म के बच्चे को भी जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट में अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, एक है दूसरा हमारा हिंदू एडॉप्शन एंड गार्डियनशिप एक्ट। तो हिंदू एडॉप्शन एंड गार्डियनशिप एक्ट में यहाँ पर तीनों पार्टी हिंदू होनी चाहिए, यानी कि जो जो पेरेंट्स अपने बच्चे को किसी दूसरे को गोद देना चाहते हैं, एडॉप्शन में देना चाहते हैं, वो भी हिंदू हो, चाइल्ड भी हिंदू हो, और जो लेना चाहते हैं वो भी हिंदू। ठीक है, तो अब अगर हिंदू हिंदू हैं तो वो गवर्न होंगे हिंदू एडॉप्शन एंड गार्डियनशिप एक्ट से। लेकिन अगर वो हिंदू नहीं है और कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है या कोई क्रिश्चियन है,
तो वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं थ्रू द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट से। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जनरल रूल ये होता है कि किसी भी चाइल्ड को 15 ईयर की एज तक ही अडॉप्ट किया जा सकता है, 15 साल तक की एज तक ही अडॉप्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी की कस्टम ऐसा अलाउ करती है तो उसके बाद किया जा सकता है। तो मतलब जनरल रूल ये है कि 15 साल तक के बच्चे को, लड़का हो या लड़की हो, अडॉप्ट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर वाले एज के बच्चों को भी अडॉप्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उस पार्टी पर होगा कि हमारी कस्टम ऐसा अलाउड करती है कि जिस कस्टम के अनुसार हम 15 साल से ज्यादा के बच्चों को भी ले सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि अ, कोई भी पर्सन जिसकी शादी नहीं हुई है वो भी किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है, भले ही वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। लेकिन अगर वो अपोजिट सेक्स के बच्चे को अडॉप्ट करता है तो उसमें 21 ईयर का डिफरेंस होना चाहिए। मीन्स अगर कोई मेल है और वो किसी फीमेल को अडॉप्ट करना चाहता है तो देयर शुड बी द गैप ऑफ 21 ईयर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल। सिमिलरली अगर कोई फीमेल है और वो किसी मेल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहती है तो उसकी एज में और बच्चे की एज में 21 ईयर का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पर इससे संबंधित एक वो होती है सेरेमनी, सेरेमनी जिसको हम बोलते हैं दत्ता होमन, दत्ता होमन। अब ये जो दत्ता होमन है ये मैंडेटरी नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इट इज नॉट मैंडेटरी सेरेमनी, नॉट मैंडेटरी सेरेमनी। तो दत्ता होमन की जो सेरेमनी है ये मैंडेटरी नहीं है। मतलब अगर किसी केस में दत्ता होमन की सेरेमनी को नहीं फॉलो किया गया तो एडॉप्शन तब भी वैलिड माना जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि अगर आपने किसी पर्सन को, किसी चाइल्ड को एक बार एडॉप्ट कर लिया, देन एडॉप्शन कैन नॉट बी कैंसल्ड सब्सिक्वेंटली। तो चाइल्ड वंस एडॉप्टेड कैन नॉट बी कैंसल्ड और एडॉप्शन कैन नॉट बी कैंसल्ड, ठीक है। तो अगर आपने किसी चाइल्ड को एक बार एडॉप्ट किया है तो आप उसको एडॉप्शन को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर उस पर्सन के चाइल्ड के राइट इन्वॉल्व हो जाते हैं। नाउ ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मिस्टर पंकज आडवाणी failed to win the IBSF World Billiards Championship टाइटल। तो वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप टाइटल जो है किसको मिला है? पंकज आडवाणी को, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। So dear students, that's all for today. I will come again with next such more news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.